3 जुलाई 2026 जयपुर की एयरपोर्ट कॉलोनी में एक सड़क पर दोपहर के समय एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दौड़ रही थी। गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। नतीजा ये हुआ कि तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क पर चलती एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो महिला कई फीट ऊपर उछलते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी, जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। वो बुरी तरह से लहूलुहान थी, उसकी चंद सांसें ही बची थी। उन लोगों में से किसी ने महिला को पहचाना। वो उसी इलाके में रहने वाली नीरज शर्मा थी। उन्होंने नीरज की बेटी आयुषी को फोन किया। नीरज को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, पर डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। आयुषी ने तब तक अपने मामा यानी नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा को भी एक्सीडेंट की खबर दे दी थी। नीरज का पूरा परिवार इस हादसे से बुरी तरह से दुखी था। अभी एक साल पहले ही 9 अप्रैल 2025 को आयुषी के पिता विजय शर्मा का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अब साल भर में ही आयुषी की मां नीरज शर्मा की इस तरह से एक्सीडेंट में मौत से पूरा परिवार बेहाल था। पोस्टमार्टम के बाद अगले ही दिन नीरज की बॉडी को उसके गांव भरतपुर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन क्या जैसा दिख रहा था ये सब इतना ही सिंपल था? असल में इस हादसे के पीछे एक ऐसी षड्यंत्र भरी कहानी थी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। एक छोटे से खुशहाल परिवार में नफरत और लालच ने रिश्तों में इतनी कड़वाहट भर दी थी जिसने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। भरतपुर में नीरज का अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन नीरज की मौत के बाद से ही आयुषी के मामा राकेश शर्मा को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। नीरज की मौत के बाद से ही आयुषी के हाव भाव कुछ अलग से थे। एक 24 साल की लड़की जिसने 1 साल के अंदर ही अपने माता पिता दोनों को खो दिया था और छोटे भाई की जिम्मेदारी अब उस पर थी। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे कोई दुख या परेशानी भी है। वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी। अब राकेश शर्मा ने फौरन जयपुर में रहने वाले अपने एक जानकार पुलिस वाले को सारी बात बताते हुए रिक्वेस्ट की कि वो जांच करवाए, क्या ये सचमुच में एक एक्सीडेंट था या नहीं। अब नीरज शर्मा जयपुर के हाई कोर्ट में काम करने वाली एक सरकारी कर्मचारी थी। पुलिस ने फौरन मामले की जांच शुरू कर दी। एक्सीडेंट वाले इलाके में लगे सभी सीसीटीवी की जांच की गई, जहां सबसे पहले सीसीटीवी में ये नोटिस किया गया कि 3 जुलाई को नीरज शर्मा सड़क के बिल्कुल किनारे पर चल रही थी और बाकी सड़क बिल्कुल खाली थी। वहां जाने की बजाय वो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी किनारे पे चल रही नीरज के पीछे जाकर उसे जोरदार टक्कर मारती है। ये साफ लग रहा था कि ये कोई हादसा नहीं था। एक और सीसीटीवी की फुटेज में हादसे से पहले ये स्कॉर्पियो गाड़ी एक दूसरी सड़क पर खड़ी दिखाई दे रही थी। जिस वक्त नीरज वहाँ पहुंची तभी ये गाड़ी स्टार्ट हुई और तेज रफ्तार से नीरज को टक्कर मारती हुई वहां से चली गई। इतने छोटे डिस्टेंस में इस गाड़ी की स्पीड भी 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की। गाड़ी का पहले वहां खड़ा होना ऐसा लग रहा था जैसे नीरज के वहां पहुंचने का इंतजार ही किया जा रहा था। इसके अलावा एक्सीडेंट वाली सड़क के दूसरी तरफ एक बाइक पर 2 लोग नजर आए, जो एक्सीडेंट होते ही बाइक पर बैठकर वहां से चले गए। ये बहुत ही अजीब था, जबकि ऐसे में लोग हादसे वाली जगह पर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। इन लोगों का वहां से इस तरह चले जाना संदेह पैदा कर रहा था, जैसे ये लोग वहां खड़े होकर एक्सीडेंट होने का इंतजार ही कर रहे थे। इसके बाद उस स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर नोट करके उसके मालिक को ढूंढा गया, तो उसने बताया कि ये स्कॉर्पियो उसने हेमंत शर्मा नाम के एक शख्स को 35,000 में किराए पर दी थी। उस मालिक ने हेमंत का एड्रेस भी दिया, जो कि भरतपुर का ही था। हेमंत को उसके घर से उठाया तो पूछताछ में उसने बताया कि उसे नीरज को एक्सीडेंट में मारने के लिए सुपारी दी गई थी और इसके लिए उसने मोहन स्वरूप और बलराम का नाम लिया। अब मोहन स्वरूप कोई और नहीं, आयुषी शर्मा का रिश्ते में ताऊ था और बलराम उसका बेटा यानी आयुषी का कजन था। पुलिस को लगा कि ये केस सॉल्व हो गया, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा होना तो अभी बाकी था। मोहन स्वरूप तो पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन बलराम फरार हो चुका था और मोहन स्वरूप पुलिस की थोड़ी सी ही सख्ती से टूट गया और उसने इस हादसे के पीछे छुपी हुई साजिश की पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि नीरज को मरवाने का सारा प्लान उसकी अपनी बेटी आयुषी का ही था। इस काम के बदले उसने अपनी 5 बीघा जमीन ताऊ के नाम करने का वादा किया था। वो अपने पिता की नौकरी और सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा चाहती थी। इस सनसनीखेज खुलासे से सभी हैरान थे कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा। पुलिस टीम फौरन भरतपुर गांव पहुंची, जहां पूरा परिवार अभी भी वहीं था। जब पुलिस ने आयुषी को साथ चलने को कहा तो आयुषी शर्मा, जो एक LLB स्टूडेंट थी, वो अपना कानून का ज्ञान झाड़ने लगी। वो पुलिस वालों से ही बदतमीजी करने लगी और उनसे अकड़ने लगी कि आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। पुलिस वालों को भी समझ में आया कि यहाँ हालात अभी नाजुक हैं। घर की बेटी को ले जाने पर कहीं गांव वाले ही न भड़क उठे। तब उन्होंने प्यार से आयुषी से बात की और कहा कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं,
क्योंकि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ है तो फैमिली मेंबर होने के नाते बस तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए। आयुषी उनकी बात मानकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। अब ये गाड़ी किसी लोकल थाने में जाने के बजाय सीधा जयपुर पहुंच गई। इसके बाद भी आयुषी लगातार अकड़ दिखा रही थी और उनसे लड़ रही थी, लेकिन जब उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां उसके ताऊ के साथ हेमंत शर्मा और उसके 3 साथियों को बिठाया गया था, उन्हें देखते ही आयुषी के चेहरे के भाव बदल गए। वो समझ गई कि उसका भेद खुल चुका है। अब उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक बेटी जिसने 1 साल पहले अपने पिता को खोया था, अब उसने अपने माँ के मर्डर की भी सुपारी दे दी थी। आयुषी के चेहरे पर इस सब का कोई पछतावा नहीं दिख रहा था। नीरज की मौत से जुड़े इस खुलासे ने उसके परिवार को हिलाकर रख दिया था। राकेश शर्मा का शक जब सच में बदल चुका था, उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। पर इस खुलासे के बाद उन्होंने जयपुर पुलिस को एक लंबा चौड़ा खत और भी लिखा, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनके जीजा यानी विजय शर्मा की मौत की जांच भी करवाई जाए। अब उन्हें डर था कि मां की तरह पिता की मौत के पीछे भी आयुषी का हाथ हो सकता है। आखिर क्या थी इस आयुषी की कहानी? क्यों वो अपनी ही मां की जान की दुश्मन बन बैठी? और क्या मामा का शक सही है कि पिता की मौत के पीछे भी आयुषी का ही हाथ था? तो आइए जानते हैं इस आयुषी शर्मा की पूरी कहानी। तो आयुषी की कहानी शुरू होती है राजस्थान के जयपुर से। जयपुर के एयरपोर्ट कॉलोनी में विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा रहते थे। विजय शर्मा जयपुर हाई कोर्ट में LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर थे। 2001 में विजय शर्मा और नीरज शर्मा की शादी हुई। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, बेटी आयुषी और छोटा बेटा आर्यन। सब अच्छे से चल रहा था, पर जल्दी ही उन्हें पता चला कि उनका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। वो एक स्पेशली डिसेबल चाइल्ड था। वो मानसिक रूप से भी बहुत कमजोर था। बेटी अपनी पढ़ाई में लगी थी, पर बेटे को हर वक्त देखभाल की जरूरत होती थी। विजय शर्मा बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थे। इन्हें काफी पुश्तैनी पैसा भी मिला था। जयपुर में इनके 2 घर थे। कुछ सालों पहले ये पूरा परिवार पुराना घर छोड़कर एयरपोर्ट कॉलोनी के नए घर में शिफ्ट हुए थे। इसके अलावा विजय शर्मा की आगरा एक्सप्रेसवे पर 5 बीघा और भरतपुर में 4 बीघा जमीन थी, जिनकी कीमत 5-5 करोड़ की थी। ये जमीनें और दोनों घरों को मिलाकर कुल प्रॉपर्टी 15 करोड़ के करीब थी। सब कुछ था इस परिवार में, बस बेटे की बीमारी एक परेशानी थी जिसका इलाज चलता रहता था। नीरज शर्मा का सारा वक्त अपने बेटे की देखभाल में ही बीतता था। इसके चलते बड़ी बेटी आयुषी उससे खिंची रहती थी। उसे लगता था कि माँ उससे ज्यादा बेटे को प्यार करती है और उसी का ध्यान रखती है। अब दिसंबर 2024 में वो दिन आया जिससे इस घर की खुशियाँ लगभग छिनती चली गई। दिसंबर 2024 में अचानक विजय शर्मा की तबीयत खराब हुई। ऑफिस में ड्यूटी के दौरान राकेश शर्मा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां इलाज के बाद उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ और उन्हें डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। हॉस्पिटल से घर आने के बाद विजय शर्मा काफी हद तक ठीक हो चुके थे, लेकिन आयुषी को तसल्ली नहीं थी। वो अपने पिता के बहुत करीब थी। जनवरी 2025 में आयुषी बलराम के साथ पिता को गाड़ी में बिठा कर ले गई। ये कोई नहीं जानता था कि वो बीमार पिता को कहाँ लेकर गई है। माँ के पूछने पर उसने कहा कि उसे एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर पता चला है। विजय दिल्ली के पास एक हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ उनका अच्छा इलाज चल रहा है। माँ ने कई बार पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की। कई बार कहने के बाद भी घर से दूर होने की वजह से माँ को कभी वहाँ ले जाया नहीं गया। माँ बार बार उससे पूछती रही कि हॉस्पिटल का नाम बताओ, लेकिन आयुषी ने कभी भी उन्हें नहीं बताया। इस बीच नीरज ने अपने भाई राकेश से भी इस बारे में जिक्र किया। उन्होंने भी कई बार आयुषी से बात की, लेकिन आयुषी ने कभी भी ठीक से जवाब नहीं दिया। ज्यादा पूछताछ करने पर वो झगड़ा करने लगती। किसी को नहीं पता था कि विजय कहाँ है और इसी सस्पेंस के साथ 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतने के बाद अप्रैल में अचानक आयुषी ने माँ से कहा कि पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और वो जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं। नीरज ने घबराकर भाई को फोन किया। तब आयुषी जयपुर के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें लेके गई, जहां विजय शर्मा ICU में एडमिट थे और अंतिम सांसें ले रहे थे। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके फेफड़ों में पानी भर चुका है और उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इनके पास कुछ ही टाइम बचा है। ये लोग घबराए बदहवास थे, लेकिन ऐसी हालत में ये लोग कुछ कर नहीं पाए और 9 अप्रैल को विजय शर्मा की मौत हो गई। अभी तक सब इसे बीमारी से हुई मौत ही मान रहे थे, लेकिन नीरज के भाई राकेश शर्मा को तब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि लगातार 3 महीने तक विजय कहाँ थे, क्योंकि इस प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वो कुछ टाइम पहले ही लाए गए थे। तो इतने टाइम तक विजय को कहाँ रखा गया, वो कहाँ थे और उनकी तबीयत इतनी क्यों बिगड़ी, इसका कभी भी जवाब आयुषी ने नहीं दिया। अब पिता की मौत के बाद शर्मा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
घर में एक ही कमाने वाला था, लेकिन विजय की मौत के बाद सरकारी अनुकंपा यानी कंपनसेट अपॉइंटमेंट के तहत फैमिली के किसी मेंबर को वो नौकरी मिल सकती थी। इस वक्त आयुषी 12वीं पास करके LLB की पढ़ाई कर रही थी। तब आयुषी ने कहा कि वो ये जॉब करेगी और घर को संभालेगी। माँ नीरज ने भी उसकी बात मान ली, लेकिन इस बारे में जब नीरज ने अपने घर वालों से बात की तो उसके भाई ने ये नौकरी खुद नीरज को लेने को कहा। आयुषी के मामा का कहना था कि आयुषी अभी पढ़ रही है, पढ़ाई पूरी करके वो अपने दम पर अच्छी नौकरी हासिल कर सकती है और फिर वो शादी के बाद कहीं और चली जाएगी। जबकि नीरज अकेली है, उस पर बीमार बेटे की जिम्मेदारी है, तो ये नौकरी उसे ही लेनी चाहिए। नीरज को भी भाई की ये सलाह ठीक लगी। अब उसने खुद ये सरकारी नौकरी करने का फैसला कर लिया। लेकिन आयुषी माँ के बदले हुए इस फैसले से बहुत नाराज थी। उसे हर हाल में ये नौकरी चाहिए थी। 24 साल की आयुषी बचपन से अपने दादा दादी और उनके परिवार में पली बड़ी थी। अपने ताऊ ताई और उनके बेटों से इसकी अच्छी बनती थी, पर आयुषी के हिसाब से उसकी माँ नीरज का अपने मायके से ज्यादा ही लगाव था। और यही बात उसके दादा दादी के घर में भी कही जाती थी कि उनके घर में आयुषी के नाना और मामा की बहुत चलती है। शायद यही वजह थी कि विजय शर्मा अपना कल्याण कॉलोनी का पुराना घर छोड़कर यहाँ एयरपोर्ट कॉलोनी के नए घर में आकर रहने लगे थे। आयुषी अपनी माँ को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, उसे पिता से ज्यादा लगाव था। बचपन से उसने अपनी दादी के घर में अपनी माँ के लिए बहुत ही गलत बातें सुनी थी कि ये अपनी चलाती है, मायके वालों की ज्यादा सुनती है। आयुषी के मन में भी अपनी माँ के लिए कोई अच्छी छवि नहीं थी। उसके हिसाब से माँ उसके पिता को डोमिनेट करती थी, यहाँ तक कि अपने पिता के ब्रेन हैमरेज का कारण भी वो माँ के बर्ताव को ही मानती थी। वैसे भी नीरज का सारा वक्त आर्यन की देखभाल में बीतता था, तो आयुषी को लगता था कि माँ भाई को ज्यादा प्यार करती है, उसको नहीं। आयुषी के हिसाब से पिता के बाद उनकी हर चीज पर सिर्फ उसी का हक था, क्योंकि आर्यन तो कुछ भी संभालने की हालत में नहीं था, तो उनकी सरकारी नौकरी माँ की कैसे हो सकती थी। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि मामा के कहने पर माँ ने अपना फैसला बदला था। ये नौकरी अब उसकी जिद बन चुकी थी। अब नीरज को भी हाई कोर्ट में ही सरकारी नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन इसी बात से माँ और बेटी के बीच तनाव बढ़ने लगा था। इनके रोज झगड़े होने लगे थे। नीरज ने बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर आयुषी को तो माँ ही अपनी दुश्मन लगने लगी थी। इनके बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि जनवरी 2026 में आयुषी माँ और भाई को छोड़कर कल्याण कॉलोनी के अपने पुराने घर में आकर रहने लगी। वहीं पास में ही आयुषी के ताऊ का घर भी था। आयुषी के अपने ताऊ ताई और कजन से अच्छी बनती थी, खासकर ताऊ के बेटे बलराम से। बलराम और आयुषी एक ही कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे थे। ताऊ के परिवार की नजर भी विजय शर्मा की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर थी। वहाँ रहते हुए उसने अपनी परेशानी बलराम और उनकी फैमिली से शेयर की, और उनके परिवार ने भी आयुषी को भड़काने वाली बातें कही, जिससे आयुषी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली गई। पापा की सरकारी नौकरी पाना अब उसकी जिद बन चुकी थी। अब उसने सोचा कि पापा के मरने पर माँ को नौकरी मिल सकती है, तो माँ के मरने के बाद ये नौकरी तो मुझे ही मिलेगी, क्योंकि भाई तो कुछ भी काम करने की हालत में नहीं है। अब उसने ये फैसला किया कि वो अपनी माँ को ही मरवा देगी, पर अकेले खुद ये काम करना उसके बस का नहीं था। उसने ये बात अपने कजन बलराम को बताई। बलराम ने भी कहा कि माँ के मरने के बाद तुम्हें तो जॉब और प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मुझे क्या मिलेगा। तब आयुषी ने उसे ऑफर दिया कि अगर बलराम उसकी मदद करेगा तो आगरा एक्सप्रेसवे और भरतपुर में जो उनकी ज़मीनें हैं वो उसके नाम कर देगी। इनकी कीमत करोड़ों में है। अब ये काफ़ी बड़ा ऑफर था। बलराम ने अपने पिता मोहनलाल स्वरूप से ये सारी बातें बताई। करोड़ों की ज़मीन के लालच में वो भी तैयार हो गए, लेकिन वो ये काम किसी सुपारी किलर से करवाना चाहते थे। तब मोहन स्वरूप ने अपने गांव भरतपुर में जाकर हेमंत शर्मा के साथ कुछ और जानकार लोगों को इस काम के लिए तैयार किया। 7 लाख में कत्ल का ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी। इनकी योजना नीरज शर्मा को कार से टक्कर मारकर घटना को हादसा दिखाने की थी। 3 जुलाई की घटना से 1 महीने पहले भी हेमंत और उसके 3 साथियों ने एक काली थार गाड़ी से नीरज को कुचलने की कोशिश की थी, पर किस्मत से उस दिन नीरज बच गई। इस घटना के बाद नीरज को किसी साजिश का शक हुआ था कि कोई उसे मारना चाहता है। उसने अपने भाई से भी इस बारे में बात की थी, पर अब नीरज ने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया था। उसने ऑफिस में भी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे रखी थी और जरूरत का सामान तो ऑनलाइन मंगा लिया जाता था। अब आयुषी ने माँ को घर से बाहर लाने के लिए नींबू, मिर्ची और सिंदूर जैसी चीजों के इस्तेमाल से जादू टोने का माहौल बनाने की कोशिश की, ताकि माँ किसी पंडित ज्योतिष के पास मिलने के लिए घर से बाहर निकले। खतरे की आशंका को देखते हुए नीरज शर्मा ने घर में सुरक्षा के लिए जाली लगवाई और बाहर 4 CCTV भी लगवा दिए। आयुषी के कहने पर उसके घर पर पत्थर भी बरसाए गए और कुछ लोगों ने घर पर हमला करने की भी कोशिश की। नीरज ने इसकी कंप्लेन भी पुलिस थाने में की, लेकिन कंप्लेन के बाद भी उस केस में कुछ हुआ नहीं।
नीरज अपने घर में बंद होकर बैठी थी, लेकिन बेटा आर्यन मुश्किल में था। अब नीरज शर्मा अपने लिए तो घर में बंद हो सकती थी, लेकिन बेटे की खातिर उसे घर से निकलना ही था। एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास उसे बेटे को लेकर अक्सर जाना पड़ता था। ऐसे ही किसी मौके का इंतजार ये सभी कर रहे थे। इस बार इन्होंने 35,000 रुपए में एक व्हाइट स्कॉर्पियो किराए पर ली। 3 जुलाई को नीरज बेटे को लेकर पास के ही एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने को निकली। जब वो क्लिनिक में ही थी तब आयुषी ने फोन करके माँ को कहा कि वो घर वापस आ रही है, उसे कुछ काम है और माँ से बातचीत भी करनी है। नीरज ने उसे कहा कि वो भी डॉक्टर के पास है। तब आयुषी ने माँ से कहा कि आर्यन के थेरेपी सेशन में तो भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा, तब तक आप घर आ जाओ, हम बैठ के बातचीत करेंगे। 1 घंटे के बाद आप उसे लेने चले जाना। अब इतने दिनों बाद बेटी से फोन पर बात करके नीरज बहुत खुश थी कि चलो किसी बहाने सही बेटी घर तो आ रही है। वो बेटे को क्लिनिक में ही छोड़कर घर के लिए निकल पड़ी। उस सड़क पर पहले से ही एक व्हाइट स्कॉर्पियो नीरज का इंतजार कर रही थी। थोड़ी दूर पर एक बाइक पर 2 लड़के भी नीरज का वेट कर रहे थे। जैसे ही नीरज उस सड़क पर पहुंची, मोटरसाइकिल पर बैठे लड़कों ने इशारा किया। इशारा मिलते ही स्कॉर्पियो ड्राइवर ने 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी भगाई। सड़क खाली थी और नीरज सड़क किनारे चल रही। ड्राइवर ने तेज स्पीड में गाड़ी भगाते हुए एक किनारे पर चल रही नीरज को तेज टक्कर से उड़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन नीरज का संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन मामा को आयुषी के हाव भाव देखकर शक हो रहा था। बाद में पुलिस जांच में ये सारा मामला खुलकर सामने आ गया। बहन की हत्या में आयुषी की साजिश सामने आने के बाद मामा ने जयपुर पुलिस को एक खत लिखकर रिक्वेस्ट की कि उसके जीजा विजय शर्मा की मौत की भी जांच कराई जाए। अभी तक उनकी मौत को बीमारी से हुई मौत ही माना जा रहा था, लेकिन नीरज की हत्या के बाद मामा को शक है कि विजय को भी 3 महीनों तक गायब रखकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और ये सब भी आयुषी ने बलराम के साथ मिलकर ही किया है। उन्हें तो आयुषी और बलराम के संबंधों पर भी शक है। कहा जा रहा है कि आयुषी अपने पुराने घर में बलराम के साथ लिव इन में रह रही थी। आजकल अक्सर कहा जाता है कि बेटों से ज्यादा बेटियां माँ बाप की सेवा करती हैं, उनका सहारा बनती हैं, लेकिन इस घटना ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। ये रिश्तों को तार तार करने वाली ऐसी कहानी है जहाँ लालच और नफरत ने एक बेटी को उसके ही माँ बाप का दुश्मन बना दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि इस सब के बाद उसके छोटे भाई का क्या होगा, जो पूरी तरह से माँ के सहारे पर ही जिंदा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी न जाने कितने और खुलासे इस मामले में होने बाकी हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।